साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपस में कई सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसका ऐसा इंसाइट लेते हैं जिसके बारे में शायद आम जनमानस को पता नहीं होता। अब उसी क्रम में हम अपने चैनल को इस उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपके सामने ऐसे अनुभवी और ऐसे कई लोगों को लेकर के आया जा सके जिनके माध्यम से आपको उनके अनुभव की बातें पता चलें और आपको ये पता चले कि इस देश में, दुनिया में किस प्रकार से भारत को देखा गया, देखा जा रहा है और देखा जाएगा। इस पूरे क्रम में हमने सोचा कि शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे सज्जन, एक ऐसे पुरुष से करनी चाहिए जो हमें ग्राउंड रियलिटी दे सकें, और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है मीडिया। और मीडिया में भी आजकल कई चैनल हैं, कई माध्यम हैं, लेकिन फिर हमें लगा क्यों ना ऐसे व्यक्ति से हमें गुजारिश करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए जिनको हमने भी बचपन से देखा। आज भी इनकी दो टूक नाम का कार्यक्रम आता है, उसको हम देखते हैं, जिसमें एक ऐसे सरल शब्दों में बहस होती है जैसी होनी चाहिए। एक आदर्श मीडिया कैसा होना चाहिए, उस संकल्पना के साथ हम उसको देखते हैं और उसी क्रम में हम उन्हीं के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं अशोक श्रीवास्तव सर। हमने सर को बहुत देखा है बचपन में, बहुत इनसे इंस्पायर हुए हैं, आज भी देख रहे हैं, आज भी जान रहे हैं। आज सर के व्यूज़ लेंगे हम अलग अलग टॉपिक्स पर और आपके सामने एक सच्चाई हम पेश करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। ठीक है दोस्तों, तो सर डीडी न्यूज़ पर आपने देखा होगा आजकल दो टूक नाम का शो आता है, बहुत मशहूर है, उसके माध्यम से भी आप देख रहे होंगे। सर ने लंबा कैरियर मीडिया में डीडी न्यूज़ के साथ अपना गुजारा है, एक से एक अनुभवी नेताओं का इंटरव्यू लिया है, उनके साथ डिस्कशन करे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी 3 बार इंटरव्यू ले चुके हैं और एक एक बारीक जानकारी इनके पास है। आज सर से उनका अनुभव लेने की कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया अंकित, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आपने इतना कीमती वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप लंबे समय से मीडिया में हैं और आपने मीडिया के वो अलग अलग दौर देखे हैं जब मीडिया में ट्रांजिशन फेज चल रहा था। पहले पत्रकारिता जो है अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से चल रही थी, फिर 2000 के आसपास जो टेलीविज़न मीडिया है काफ़ी चर्चा में आया। तो सन 2000 से पहले का मीडिया, 2000 से 2014 का मीडिया और 2014 के बाद के मीडिया में आप किस तरह से फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए अंकित, क्या है कि मीडिया का काम जो है मोटे तौर पर लोगों को इन्फॉर्म करना है, जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो मीडिया वही काम कर रहा है जो पहले कर रहा था। जो पहले अखबार कर रहे थे आज वो टेलीविज़न चैनल कर रहा है, अब वो यूट्यूब और सोशल मीडिया कर रहा है। लेकिन जहाँ तक क्योंकि मीडियम फ़र्क होता गया, टेक्नोलॉजी में अंतर आता गया, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें मीडिया में बदलती गई। जैसे आपने कहा कि पहले अखबार था, तो मैं तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, जब मैं पत्रकारिता में आया था, उस वक्त टेलीविज़न मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ दूरदर्शन होता था जिस पे न्यूज़ रीडर आते थे, न्यूज़ पढ़ते थे। और मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि मैं दूरदर्शन में काम करूंगा, क्योंकि मैं तो अखबार का पत्रकार था। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत अखबारों से की थी। अखबारों में पहले मैं फ्रीलांसर था, फिर उसके बाद मैं अखबारों से जुड़ा और अखबारों के साथ मैंने काम करा। तो जब मैं अखबारों में काम करता था तब कभी सोचा नहीं था कि टेलीविज़न में आऊँगा। लेकिन जब टेलीविज़न की एंट्री हुई, ये शायद 98 की बात है, 1998 में भारत का पहला एग्ज़िट पोल जो है, वो एग्ज़िट पोल जो है नलिनी सिंह जी की कंपनी को मिला था। भारत की मशहूर टेलीविज़न एंकर हैं वो, और वो भी जो है किसी टेलीविज़न चैनल से नहीं जुड़ी थी वो तो, लेकिन टेलीविज़न की शख्सियत थी, क्योंकि दूरदर्शन पे उन्होंने वो, विनोद दुआ और ऐसे 2-3 नाम थे जो टेलीविज़न पे बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, दूरदर्शन के माध्यम से, कोई प्राइवेट चैनल नहीं होता था। तो 1998 में पहला जो एग्ज़िट पोल था भारत का पहला एग्ज़िट पोल, जिसमें योगेंद्र यादव जो है वो एक तरह के से योगेंद्र यादव जैसे लोग लॉन्च हुए थे। नलिनी सिंह का वो कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैं तब भी अखबार में ही काम करता था, लेकिन मुझे नलिनी जी ने उस वक्त बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ मैं हिंदी, क्योंकि लाइव था वो 5 घंटे का कार्यक्रम, तो उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरी हिंदी जो है अच्छी हिंदी मैं बोल सकूँ। उन्होंने कहा क्योंकि वो मूलतः अंग्रेज़ी बैकग्राउंड की थी, तो उन्होंने मुझे बोला मुझे हिंदी का एक पत्रकार चाहिए। तो अरुण शौरी जी उनके भाई थे। मुझे अरुण शौरी जी से मेरा अच्छा परिचय था। अखबारों में मैं उनके कॉलम जो आते थे उसमें मैं उनके कॉलम के लिए जाता था। तो मुझे अरुण शौरी जी ने भेजा कि मेरी बहन है नलिनी सिंह, उनके पास जाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं नलिनी जी को टीवी पे देखता था और एक दिन उनके सामने जाके बैठा, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
तो वो जो है मैंने उनसे जुड़ने के बाद जब फिर उन्होंने वो एग्जिट पोल मैंने किया, वो एग्जिट पोल असाइनमेंट बेस पे किया था, तब तक मेरी नौकरी चल रही थी। जब एग्जिट पोल हो गया तो उसके बाद नलिनी जी ने मुझे बुलाया एक दिन और बोला कि अशोक तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। तो मुझे सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था एग्जिट पोल, उसमें भी मैं बैक एंड पे काम कर रहा था और मैंने टेलीविज़न में कभी सोचा नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो अखबार का आदमी। बोली नहीं, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है और तुम टेलीविज़न के लिए बने हो। ये मुझे नलिनी जी ने कहा कि तुम टेलीविज़न के लिए बने हो। तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ जब मैं आया तो टेलीविज़न होता नहीं था, हमने सोचा नहीं था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरे मन में विचार आया। फिर मेरे जो संपादक थे तरुण विजय जी मेरे संपादक थे, जो बाद में राज्यसभा के सांसद थे, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने भी कहा हाँ अशोक तुम, उन्होंने कहा कि अशोक तुम जाओगे तो मेरा बड़ा नुकसान होगा, लेकिन तुम वास्तव में टेलीविज़न के लिए बने हो। तो तरुण जी और मैं दोनों रोए, उनसे मुझे विदा होना था क्योंकि मैं पहले अखबार में उनके साथ काम करता था। हम दोनों रोए क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं जाऊं, मैं भी नहीं चाहता था कि उनको छोड़ूं, लेकिन हम दोनों रोए और हम दोनों को अलग होना पड़ा क्योंकि मुझे टेलीविज़न में आना था और किस्मत ने ऐसे ही लिखा था। तो जो टेलीविज़न मीडिया है, जब टेलीविज़न आया था, मुझे आज भी याद है, हम लोग जब अरुण शौरी जी के साथ जब मैं जाता था उनके साथ डिस्कस करता था, क्योंकि अरुण शौरी जी देश का बहुत बड़े प्रिंट मीडिया के पत्रकार थे। तो अरुण जी और मेरे बीच कई बार ये चर्चा होती थी। वो कहते थे कि अशोक अब टेलीविज़न का दौर आ रहा है, पता नहीं अखबारों का क्या होगा। तो एक दिन उन्होंने, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक दिन मुझे अरुण जी ने कहा कि मैं जब शाम को खबरें देखता हूँ, उस वक्त टेलीविज़न पे खबरें देखता हूँ, तो मुझे सुबह अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अब सोचिए, अखबार का इतना बड़ा पत्रकार वो ये कह रहा है कि मुझे सुबह अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी खबरें मिल जाती हैं। तब उन्होंने, अरुण जी ने मुझे कहा कि देखो, अब अखबारों को अगर सर्वाइव करना है तो अखबारों को जो खबरें जहाँ पर टेलीविज़न में आ गई उससे अलग हटके कुछ इन डेप्थ काम करना पड़ेगा। तो उनकी बात सही थी। उसके बाद अखबारों ने अपने आप को बदला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारत में जो मीडिया है उसका स्कोप बहुत है, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग ना वो ख़बरों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। तो मीडिया का इतना बड़ा क्षेत्र है कि जो चिंता होती थी कि टेलीविज़न आएगा तो अखबार ख़त्म हो जाएगा, अखबार ख़त्म नहीं हुआ। आज भी भारत में अखबार जो हैं, हर रोज़ ही 1 या 2 नए अखबार जो रजिस्टर्ड होते हैं। तो अखबार कभी ख़त्म नहीं हुआ, आज भी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म होने भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, टेलीविज़न भी और अखबार भी। टेलीविज़न के दौर की अगर मैं बात करूं तो अंकित देखो, उसमें भी बड़ा बदलाव आया। शुरू में टेलीविज़न में बड़ी फ्लैट सी न्यूज़ होती थी, धीरे धीरे उसमें मसाला आने लगा। फिर इतना मसाला आने लगा कि बीच में कुछ ऐसे संपादक थे जिन्होंने जो है टेलीविज़न पे पीठ पत्रकारिता की शुरुआत कर दी। पीठ पत्रकारिता मतलब ये स्वर्ग की सीढ़ी है, यहाँ से युधिष्ठिर गए थे, ये कुत्ता जो है उनका है। फिर उसके बाद क्राइम की खबरें, ये सब चीज़ें टेलीविज़न में बहुत गंदगी हो गई थी। राखी सावंत के ऊपर आधे घंटे के शो बनाना, मतलब राखी सावंत और मीका के बीच कुछ हो गया, उस पर आधे घंटे शो चल रहे हैं। मुझे लगता है वो टेलीविज़न का बहुत बुरा दौर था। तब तक मैं दूरदर्शन में आ गया था और बड़े एक इंटरेस्टिंग बात हुई। मुझे किसी ने, क्या हुआ, क्योंकि तब यूपीए की सरकार थी, तो सोनिया गांधी जी जो हैं वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनकी खबरें दूरदर्शन पे दिखाई जाती थी अच्छी भली उसमें। तो मुझसे किसी ने, एक कार्यक्रम में गया तो मुझे किसी ने कहा कि ये देखो सोनिया गांधी के चैनल के आ गए। तो वो जो व्यक्ति था वो आज तक का व्यक्ति था, आज तक मेरा मित्र ही था, उसने हंसते हुए कहा देखो सोनिया गांधी के चैनल के आ गए। मैंने कहा सोनिया गांधी के चैनल का होना जो है सम्मानजनक है, कम से कम राखी सावंत के चैनल के तो नहीं है हम, क्योंकि राखी सावंत को आधे घंटे दिखाया जाता था। जी। तो वो दौर था और वो सब देखा फिर। लेकिन अब टेलीविज़न मीडिया जो है अलग तरह के दौर में आ गया है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल शोज़ ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल डिबेट ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि टेलीविज़न हिंदू मुस्लिम करने लगा है, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा डिबेट करता है, पॉलिटिकल डिबेट करता है, टेलीविज़न में कंटेंट नहीं है, ये सब कहता है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि टेलीविज़न हो या अखबार हो, ये दोनों अल्टीमेटली वही उसी तरह की खबरें देते हैं, उसी तरह का कलेवर होता है जो दर्शक चाहते हैं। अब जैसे अखबारों की भाषा, आप अगर अखबारों की भाषा, मैं जब प्रिंट मीडिया में आया तो अखबारों की भाषा बड़ी अच्छी होती थी। अब अखबारों की भाषा में इतना अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल होता है कि कई बार हैरानी होती है कि यार ये हिंदी का अखबार है, क्योंकि मार्केट बदलती गई तो अखबारों की भाषा बदली।
टेलीविज़न की भाषा बदली, टेलीविज़न में चीज़, तो होता क्या है कि जो दर्शक चाह रहे हैं, अब दर्शक आज पॉलिटिकल न्यूज़ चाहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट चाहते हैं, तो टेलीविज़न वही दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेलीविज़न को जो है ये कंट्रोल करता है, वो सरकार कंट्रोल करती है, वो करता है, वो, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट कंट्रोल करता है, अखबारों को भी मार्केट कंट्रोल करता है, टेलीविज़न को भी। और मार्केट कौन है? मार्केट आप है, मार्केट मैं हूँ, मार्केट तमाम दर्शक हैं। तो ये बदलाव आया। अब देखिए, अब एक और बदलाव का दौर आ रहा है। अब जो है सोशल मीडिया आ गया। अब बहुत सारे लोग जो है, घर में टीवी है लेकिन लोग खोलते ही नहीं, टीवी देखते ही नहीं, अब वो मोबाइल पे ही देखते हैं। उनको अशोक श्रीवास्तव का पूरा प्रोग्राम नहीं देखना, वो 4 क्लिप सोशल मीडिया पे जाएंगे, 4 क्लिप देख लिया, या पूरा प्रोग्राम देखना तो उसकी स्पीड बढ़ा के देख ली। 1 घंटे का प्रोग्राम आपने 40 मिनट में देख के छुट्टी कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ आ गई। तो सोशल मीडिया में क्या है, सोशल मीडिया आने से लोग अब अपनी पर्सनल चॉइस है। जैसे जब रूम में टीवी था, जब आपके घरों में टीवी था, एक ड्राइंग रूम में टीवी था, तो वो जो 4-5 लोग घर के हैं वो डिसाइड करते थे कि इस वक्त क्या देखना है। तो उसमें जो है एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को कई बार त्याग करना पड़ता था कि क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर मैंने और मेरे पिताजी ने तय कर लिया कि क्रिकेट मैच देखना है, तो मेरी माँ जो है, माता जी है, उनको फिर क्रिकेट मैच ही देखना पड़ेगा क्योंकि घर में एक टीवी है। अब क्या, अब हर एक के पास अपना मोबाइल है, तो हर एक के पास अपनी चॉइस है। अब उस चॉइस में जो है लोग एंकर को भी चॉइस करते हैं। अब लोगों की पसंद है, लोग किस एंकर को देखना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल पे उसी एंकर को देखेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। तो अब चॉइस बहुत मिल गई है। अब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया आने के बाद जो है शायद टेलीविज़न का दौर ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा भी कुछ नहीं होगा। टेलीविज़न की अपनी जगह है। भले ही टेलीविज़न मोबाइल पे देखा जाए, लेकिन टेलीविज़न भी रहेगा, प्रिंट मीडिया भी रहेगा, टेलीविज़न भी रहेगा, और सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया भी रहेगा। थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये दौर जो है बड़े अलग अलग तरह का, हर समय बदलाव होता है। बदलाव ज़िंदगी का दूसरा नाम बदलाव है। तो हम लोग पहले कैसे कपड़े पहनते थे, आज कैसे कपड़े पहनते हैं, पहले हम कैसे चश्मे पहनते थे, आज कैसे, पहले हम कैसी गाड़ियों में घूमते थे, आज। तो ये तो बदलाव का है। तो जैसे बदलाव आएगा वैसे मुझे लगता है कि उसमें ढल जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो सर, जैसे 2000 के बाद टीवी पर ज़्यादा दर्शक आने लगे और टेलीविज़न में तमाम तरह की खबरें दिखाई जाती थीं, उन खबरों के बीच भी जिन 1-2 चैनल्स हैं जिन्होंने स्वर्ग की सीढ़ी तथा इस तरह की चीज़ें दिखाई, आज उनके मालिकों का कहना है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा चैनल जो है पॉपुलर होता ही नहीं। अब तो मैं नहीं कर रहा ऐसा, एक बार मैंने पॉपुलरिटी के लिए किया, अब मैं जेन्युइन न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये उनका कहना है। तो दूसरी बात ये कि 2000 के बाद जैसे जैसे टेलीविज़न आगे बढ़ा, इसमें सरकार का दखल कितना था, कितना नहीं था, और 2014 के बाद कितना हुआ? देखिए, ये क्या है कि एक फेक नैरेटिव है कि 2014 के बाद जो है मोदी जी ने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, मीडिया को कोई बोलने नहीं देता, और जो है गोदी मीडिया आ गया। ये सब चीज़ें जो है ना, फेक नैरेटिव है। मीडिया को हर दौर में सरकारों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि मीडिया एक ताकत है। मीडिया एक बार कोई खबर चल जाती है, एक बार कोई चीज़ चल जाती है, तो वो फिर जो है वो एक बड़ी खबर हो जाती है। तो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हर दौर में होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उस दौर में भी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद जो है चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, या फिर उसके बाद जो है आप मनमोहन सिंह हो, या फिर आज मोदी हो, हर दौर में मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें होती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आज के दौर से ज़्यादा खतरनाक कोशिशें पहले होती थी। उसका एक कारण है, आज मीडिया को आप कंट्रोल नहीं, इस सेंस में कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कितने चैनल कंट्रोल करोगे। एक बात, आपने एक कंट्रोल कर लिया, दूसरा कितने चैनल। आज तो आपके पास जो है 100-150 टेलीविज़न चैनल है, तो कितने चैनल आप कंट्रोल करोगे, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपने टेलीविज़न चैनल कंट्रोल कर लिए तो वो चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाएगी। कल्पना कीजिए वो दौर जब आपके पास गिनती के 2 या 4 अखबार आते थे बड़े बड़े, और उन अखबारों को प्रधानमंत्री कार्यालय से, चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हों, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी हो, उन्होंने अगर उन अखबारों में वो खबर आने से रोक दी तो खबर आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि आपके पास साधन क्या था, आपने जो अखबार थे वो। तो वो खतरनाक दौर था, उस वक्त मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता था। आज मैं मानता हूं कि कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, खबरें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब संपादकों की नौकरी जाती थी, प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आता था, संपादकों की नौकरियां चली जाती थी, मालिक लोग संपादक की नौकरी ले लेते थे। उसके बाद के भी दौर ऐसा है। इमरजेंसी में तो बहुत सारे पत्रकारों की, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, कितने ही पत्रकारों को न सिर्फ नौकरियां गई बल्कि उनको जेल में जाना पड़ा। पत्रकारों के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये हर दौर में होता है।
खुद अगर आप डॉक्टर संजय बारू जो मनमोहन सिंह जी के जो हैं वो मीडिया एडवाइज़र थे, आप उनकी किताब पढ़ लीजिए। उसमें वो लिखते हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार फ़ोन करके प्रणव राय जो एनडीटीवी के मालिक थे, और एनडीटीवी सपोजिटली सबसे बड़ा एक चैनल, देश का सबसे पावरफुल चैनल था, तो उस किताब में वो लिखते हैं कि प्रणव राय को एक दिन मनमोहन सिंह ने फ़ोन करके झाड़ लगा दी, और मनमोहन सिंह को ऐसे झाड़ लगाई, प्रणव राय को ऐसे झाड़ लगाई कि प्रणव राय को लगा कि जैसे स्कूल का प्रिंसिपल किसी बच्चे को डांटता है, उस तरह से उनको झाड़ खानी पड़ी। तो ये हर दौर में होता है, हर दौर में होता है। तो ये जो नैरेटिव बनाए जाते हैं ना कि जी ये मीडिया पे कंट्रोल, ये अब ऐसा होने लगा, गोदी मीडिया आ गया। गोदी मीडिया भी पहले था, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में गोदी मीडिया था। भारत के पहले, मैंने अपनी जो किताब लिखी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, उसमें इसका जिक्र है। भारत के अगर आप पहले गोदी पत्रकार कहेंगे तो भारत के पहले गोदी पत्रकार फिरोज गांधी हैं, जो इंदिरा जी के पति थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दामाद थे, इसलिए उनको दामाद होने के कारण जो है उनको इंडियन एक्सप्रेस जैसी जगह पर नौकरी मिलती है। दामाद होने के कारण उस वक्त जो पत्रकार थे, आज भी किसी पत्रकार को, बड़े बड़े संपादकों को विदेशी गाड़ी नहीं दी। उस वक्त जो है रामनाथ गोयनका जी ने फिरोज गांधी को एक बड़ी सी गाड़ी दे रखी थी। क्यों दे रखी थी? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दामाद थे। तो गोदी मीडिया भी पहले से चल रहा है। और गोदी मीडिया के बाद मैंने लिफाफा पत्रकार भी देखे कि जब उनको कांग्रेस मुख्यालय से लिफाफे आते थे, वो भी पत्रकारिता थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आज नई कुछ नहीं है। चुनौतियाँ तब भी थी, चुनौतियाँ अब भी हैं। अवसर तब कम थे, आज आपके पास अवसर खूब सारे हैं। इस फर्क को समझना जरूरी है। सर, पहले दूरदर्शन को इंदिरा दर्शन भी कहते थे, ऐसा सुनने में आया है। इंदिरा दर्शन कहते थे, दूरदर्शन को इंदिरा दर्शन कहते थे, और बाद में राजीव दर्शन कहते थे। तो क्योंकि प्रधानमंत्रियों को जिस तरह से दिखाया जाता था और विपक्ष को नहीं दिखाया जाता था, तो इसीलिए इंदिरा दर्शन कहे जाते थे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए तो राजीव दर्शन कहते थे। ये चीज़ें दूरदर्शन पर आरोप लगते रहे, और वो बहुत हद तक आरोप सही भी हैं। और आपको याद होगा एक समय में दूरदर्शन को स्वायत्त करने की पूरी प्रक्रिया चली। तो हमको ये समझना चाहिए कि एक समय में ये जो आवाज़ उठती थी कि दूरदर्शन को एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, वो ठीक थी, उस समय ठीक थी। सरकार के पास अपना, क्योंकि सरकार कंट्रोल क्यों करे, ये बात होती थी। बिल्कुल ठीक है, सरकार क्यों कंट्रोल करे दूरदर्शन को, तो ये सब चीज़ें उठती थी। लेकिन वो तब दौर था जब दूरदर्शन अकेला चैनल था। आज क्या है, आज आपके पास 500-600 न्यूज़ चैनल है। मैं मानता हूँ आज के दौर में सरकार के पास अपना एक चैनल होना चाहिए। चाहे अभी तो प्रसार भारती हमको कंट्रोल करती है, हम लोग सरकार के अंडर में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फंडिंग दूरदर्शन की सरकार से होती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर निर्भरता है हमारी, लेकिन डायरेक्टली डे टू डे सरकार हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन लोग अभी भी सरकारी चैनल मानते हैं, और मैं मानता हूँ सरकारी चैनल अगर होता है कोई, तो उसमें हर्ज क्या है। क्योंकि आज अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राइवेट चैनल जो हैं वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए कोई गलत खबर नहीं चलाएंगे? क्योंकि ये मत भूलिए, और इसके प्रमाण हैं, चीन जो है वो पत्रकारों की और मीडिया की खरीदारी करता है। भारत में ही नहीं करता, अमेरिका तक में करता है। अमेरिका के मीडिया उसने खरीद रखा है। भारत में वो हिंदू जैसे अखबार में, सोचिए हिंदू जैसा अखबार है, वो कलर विज्ञापन नहीं छापता। वो कहता हम कलर पत्रकारिता से, कलर प्रिंटिंग से वो दूर रहा बड़े समय तक। लेकिन उसके अंदर 2 चीन के रंगीन विज्ञापन छपते हैं, चीन सरकार के। तो वो तरीका होता है मीडिया को प्रभावित करने का। इसी तरह से जो है फंडिंग भारत में होती रही है। एक न्यूज़ क्लिक को जो है चीन की फंडिंग के लिए बारे में अभी भी जांच चल रही है। तो आप किसी चैनल में ये कल्पना नहीं, ये आप आशंका ये है कि जब कोई युद्ध हो जाए, उसमें अगर आप सारे चैनल जो है प्रभावित हो जाएं, तो फिर आपके पास, सरकार के पास अपना चैनल अपनी बात कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये राजीव दर्शन वो और जो है इंदिरा दर्शन, ये सब समय की बात थी। आज मुझे लगता है दूरदर्शन जो काम कर रहा है वो जनहित में कर रहा है। और आज जो है हमारा जो डीडी न्यूज़ है, आज पहले की तुलना में हम बहुत आज़ादी से काम कर रहे हैं। पहले की तुलना में हम स्वायत्त रहकर, हम सबको साथ लेकर, और सब जो आइडियोलॉजी है उनको हम दिखाते हुए काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग बहुत उस हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। तो सर, जैसे दूरदर्शन का उतना ज़्यादा एडवांसमेंट क्यों नहीं हो पाया जैसे बाकी चैनल्स का हुआ? क्या कारण है कि आज ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है यूथ के बीच में? देखिए, उसका एक कारण ये है कि समय के साथ बदलाव नहीं किए। एक तो देखिए, इसमें दो फैक्टर समझने चाहिए।
एक तो समय के साथ बदलाव नहीं किए, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि जो बदलाव या जो ट्रेंड प्राइवेट मीडिया में है उसको दूरदर्शन कॉपी भी नहीं कर सकता, उस तरह की चीज़ें भी नहीं कर सकता। अब कुछ बदलाव हमको करने चाहिए थे, दूरदर्शन को करने चाहिए थे। ये सोचना चाहिए था जब एक समय में रामायण महाभारत जैसे सीरियल दूरदर्शन पे आते थे, सन्नाटा छा गया था, सड़कों पे कोई निकलता नहीं था। लेकिन ऐसे ही दूरदर्शन रामायण महाभारत चाणक्य जैसे और सीरियल दूरदर्शन में क्यों नहीं आ पाए? ये एक विचार सोचने का विषय है। अच्छे कंटेंट प्राइवेट पे चला गया, प्राइवेट चैनल आए, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण वो ये रहा कि दूरदर्शन जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहा। ब्यूरोक्रेसी जो है मतलब अफसरशाही है। अफसरशाही में क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई इस तरह की चीज़, अफसरशाही को क्या फ़र्क पड़ता है कि जो है क्या सीरियल है क्या नहीं है। अब रामायण जैसे सीरियल को दूरदर्शन पर जो इतना लोकप्रिय हुआ, जब उसकी उत्तर रामायण जो है रामानंद सागर लाना चाहते थे दूरदर्शन पर, तो दूरदर्शन ने मना कर दिया, क्योंकि वो सेकुलर, उनको एकदम से उनको जग गया कि हम राम राम के सीरियल दिखा रहे हैं, पूरे देश राममय होता जा रहा है। तो अचानक से सरकार को और दूरदर्शन में बैठे अधिकारियों को लगा। चाणक्य जब आया तो मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त मैंने चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का इंटरव्यू किया था और उस समय एक बड़ा विवाद हुआ था चाणक्य सीरियल में। चाणक्य सीरियल में जब जो है सेना जाती है और उनके हाथ में भगवा झंडा था, उसको लेकर आपत्ति हो गई थी। तब दूरदर्शन ने ये आपत्ति की थी कि आप ये भगवा झंडा हटा दो। तब बड़ी लंबी डिबेट चली। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग बैठे हैं। उस समय वही था जब जो है चंद्रगुप्त जो थे उनका जो वो था वो था भगवा था। तो बोले भगवा ध्वज को हम कैसे हटा दें, अब क्या इसमें हम तिरंगा दिखा दें? उस समय तो तिरंगा नहीं था। तो ऐसी चीज़ें डिमांड कर, क्योंकि वो कि भाई सेकुलर है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें थी जो दूरदर्शन को जिस उसमें जकड़ा हुआ था। और फिर हमने बदलाव नहीं किए, उसके पीछे भी ब्यूरोक्रेसी एक जिम्मेदार रही। और दूसरा, यहाँ जो लोग थे उनको जब प्राइवेट चैनल आए तो वो कल्पना ही नहीं कर पाए कि किस तरह की चुनौती आने वाली है। हालांकि जो चुनौती आई, फिर मैं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे प्राइवेट चैनल में जो, अब जैसे मान लीजिए मैं न्यूज़ चैनल की बात करूँ, क्या दूरदर्शन कभी ये स्वर्ग की सीढ़ी दिखा सकता था? नहीं दिखा सकता था। वो हम नहीं दिखा सकते थे। हम लोग कभी सनसनी टाइप कार्यक्रम दिखा सकते हैं जो क्राइम बेस हों, जिसमें हम लोग कभी दाऊद के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम दिखा सकते हैं जो प्राइवेट चैनल में दिखाए गए। हम लोग ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। तो इसलिए इस वजह से दूरदर्शन, कुछ उसकी दूरदर्शन की लिमिटेशन है कि हम एग्जैक्टली मार्केट जैसा नहीं कर सकते, कुछ ब्यूरोक्रेसी है, कुछ समय के साथ जो बदलाव करने चाहिए थे उसको हमने नहीं किया, जिसके कारण हम पिछड़ते चले गए। आज हम लोग, जैसे मैं दूरदर्शन नेशनल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है, मैं डीडी न्यूज़ के लिए काम करता हूं। डीडी न्यूज़ आज बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी नया सेट बनाया, हमने पैसा लगाया, काफ़ी पैसा लगा। अब बहुत सारे लोग जो गए स्टूडियो में आते हैं वो कहते हैं आपका सेट जो है वो प्राइवेट चैनल से भी अच्छा है। अब ये चीज़ जो आज है वो चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? अब तो हम रेस में पिछड़ चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं, तो हमको अब उनके बराबर आने में बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो गैप इतना है, उसको भरने के लिए बहुत समय लगेगा। तो जो चीज़ें उस वक्त करनी चाहिए थी, पुराने सेट, पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराना माइंडसेट, वो हम नहीं कर पाए। वो चीज़ें जो है नहीं हुई, उसके वजह से हम धीरे धीरे पिछड़ते गए। हमारे ज़्यादातर दर्शक सर स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आज यूपीएससी या कंपटीशन की तैयारी के लिए अगर अखबार रेफ़र कराया जाता है तो या तो इंडियन एक्सप्रेस है या द हिंदू है। हिंदी में क्या कोई ऐसा अखबार नहीं है जो हमारी समस्याओं को टैकल कर सके, हमारी तैयारियों में मदद कर सके, या नैरेटिव ऐसा बनाया गया है कि नहीं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही सब कुछ है? इस पर सर आप प्रकाश डालिए। देखिए, पहली बात तो नैरेटिव बनाया गया जी, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हिंदी के अच्छे अखबार हैं, हालांकि हिंदी अखबारों को एग्जैक्टली जो इंग्लिश अखबार हैं अगर आप देखेंगे तो दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। मालिक लोग आज भी, अखबारों के मालिक, हिंदी अखबारों पर उतना पैसा नहीं लगाते। हिंदी के संपादक जब उन्हें हायर करने होते हैं तो उतना पैसा नहीं लगाते, ये एक दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद क्या है, सवाल एक तो नैरेटिव है, दूसरी चीज़ क्या है, जो यूपीएससी में जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं वो उस माइंड सेट के हैं कि जो खुद भी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ही पढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ही पढ़ा है
तो फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी तरह का स्टूडेंट जो वहीं से जो जानकारी लेकर आए वही चीज़ है। तो दिक्कत इस नैरेटिव की है। क्या नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में अच्छे संपादकीय नहीं छपते? छपते हैं, बहुत अच्छे और मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आपको भारत को समझना है तो आप रीजनल अखबार पढ़िए। रीजनल अखबार में जो संपादकीय होते हैं वो वहाँ की रियल नब्ज़ देते हैं। कितने अंग्रेज़ी अखबार हैं, मैं ये बोलता हूँ, कितने अंग्रेज़ी अखबार हैं जिन्होंने भारत में जब चुनाव होते हैं तो जो भारत की नब्ज़ को पकड़ते हैं, चुनाव नतीजे को लेकर के जितने अंग्रेजी अखबार हैं उनके सबके आकलन फेल होते हैं, हर बार फेल होते हैं, क्योंकि उनको ज़मीन की समझ नहीं होती। जो रीजनल अखबार होते हैं, भाषाई अखबार होते हैं, क्षेत्रीय अखबार होते हैं, हिंदी के अखबार होते हैं, उनके आप पढ़ लीजिए, उनको पता रहता है ग्राउंड पे क्या चल रहा है। वो वहाँ वो जिस तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन माइंडसेट जो है ना, वो दिक्कत माइंडसेट की है। और ये ज़रूर है कि वैश्विक मामलों में, क्योंकि वैश्विक भाषा जो अंग्रेज़ी है, वैश्विक मामलों पर अगर आप देखेंगे तो हिंदी में आपको उतने अच्छे लेख नहीं मिलेंगे, वो तो समझ में आता है। लेकिन भारत से जुड़े और भारतीयता से जुड़े वो बहुत अच्छे लेख जो हैं आपको हिंदी में मिलेंगे, वो आपको अंग्रेज़ी में नहीं मिलेंगे। अगर आपको भारत को जानना है तो मुझे लगता है हिंदी अखबार आपको पढ़ने चाहिए। भारतीयता को जानना है, भारत की संस्कृति को समझना है, भारत के भाव को समझना है, तो मुझे लगता है उसके लिए हिंदी अखबार सबसे। लेकिन जो लोग इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, तो ये दिक्कत आती है। सर, अगर जैसे टेलीविज़न मीडिया की हम बात करें तो वहाँ भी जो हिंदी मीडिया है, अलग अलग चैनल्स हैं, वहाँ हिंदी जो भाषा है उसके साथ भी एक बड़े स्तर पर खिलवाड़ हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस खत्म होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, आजकल वहाँ डॉट लगा हुआ आ रहा है। इतना मेजर मिस्टेक्स हो रही हैं, तो क्या एडिटर्स इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम इसको इतना नेगलेक्ट कर चुके हैं कि इतना क्या है, ये तो भाषा का कितना कुछ। तो इसमें भी कोई नैरेटिव है सर? नैरेटिव नहीं, देखिए दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी के लोग जो हैं ना, और क्योंकि आपने कहा कि आपके व्यूअर्स बहुत हिंदी के ज़्यादातर लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदी को लेकर पहले हम लोग जो हिंदी भाषी हैं वो खुद गर्व करना सीखें। हमारे साथ दिक्कत ये, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि कोई अंग्रेज़ी भाषी आता है तो हम लोग दब जाते हैं। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है जब भी मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, ख़ास करके जब हिंदी के कार्यक्रमों में जाता हूँ, हिंदी दिवस के कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। बड़े सारे किस्से हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा बताता हूँ। भारत की मानसिकता क्या थी, भारत में किस तरह की ब्यूरोक्रेसी, किस तरह का माइंडसेट रहा कि जब ये 2000 या 2002 की बात है, मैं जब पहली बार अपना पासपोर्ट बनवाने गया, मैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना गर्व करने की ज़रूरत है, मैं कॉलेज के ज़माने से मैं हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ, मैं अंग्रेज़ी साइन नहीं करता, हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि भाई, और आज तो मैं जो कुछ हूँ हिंदी की वजह से हूँ, मैं हिंदी का खाता हूँ और इसलिए मुझे हिंदी भाषी होने पे गर्व है, तो मैं हिंदी में दस्तखत करता हूँ। तो जब मैं पासपोर्ट बनवाने गया तो मैंने हिंदी में दस्तखत किए। अब जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट चले गए, उसके बाद अंदर से एक अधिकारी आता है कि सर आपको ना एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कुछ रह गया? बोले नहीं, रह नहीं गया, आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे क्यों देना पड़ेगा? बोले आपने हिंदी में दस्तखत किए। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या? बोले क्योंकि ये हमारे यहाँ माना जाता है, हमारा सारा फॉर्म हिंदी में है, तो आपने हिंदी में अंग्रेज़ी में आपने सारे हिंदी में दस्तखत किए, तो ये माना जाएगा कि आप इसको पढ़ा नहीं, आपने साइन कर दिए, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा अलग से कि मैंने ये सब टर्म्स कंडीशन पढ़ ली हैं। तो आप सोचिए कि हिंदी में दस्तखत करने वाले को ये माना जाता था कि इसको अंग्रेज़ी तो आती ही नहीं होगी और इसीलिए ये हिंदी में दस्तखत करता है। जी जी जी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ माइंडसेट था, इस माइंडसेट से हमको लड़ने की ज़रूरत थी। ये माइंडसेट था। और दूसरी बात, खुद हिंदी भाषी दबे कुचले रहते थे। मैं दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में मैं पढ़ा, वहाँ पे मैं हिंदी ऑनर्स से मैंने पढ़ाई करी। जब मैं वहाँ गया, जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने देखा हिंदी के स्टूडेंट्स कॉलेज के कोने में दुब के रहते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे बाकी लोग भी हिंदी वालों को हे दृष्टि से देखते कि ये तो हिंदी वाले हैं। जो इंग्लिश ऑनर्स वाले होते थे वो पूरे कॉलेज में छाए, हर जगह हर मंच पे दिखते थे, हिंदी वाले हे दृष्टि से। मैंने अपने कॉलेज में इस सोच को तोड़ना शुरू किया। मैं खुद जाके इंग्लिश ऑनर्स वालों के साथ बैठता था, उनके साथ डिबेट करता था। मैंने खुद वहाँ पर जो है नाटक करने शुरू किए, उनके ग्रुप में मैं मिक्स होकर, कि हिंदी वाला किसी से कम नहीं होता, उनसे डिबेट करता था। तो ये हिंदी वालों को जो भाव है ना कि हम किसी से कम है, इस भाव से निकलना पड़ेगा। जिस दिन हम इस भाव से निकल जाएंगे, बाकी तो जो दिक्कत है वो
हमारे माइंडसेट की है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की है, तो उसकी वजह से ज़रूर दिक्कत आती है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर हमें गर्व करना चाहिए। तब हम इस माइंडसेट से बाहर आएंगे तो फिर हिंदी तो आज दुनिया में छा रही है भाई, दुनिया में और अब तो मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब उनके अमेरिका दौरे की रिपोर्टिंग करने गया, तो क्योंकि मैंने भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश दौरे की रिपोर्टिंग की है। पहले अटल जी के साथ गया, बाद में मैं मनमोहन सिंह जी के साथ गया और उसके बाद मोदी जी के साथ। तो जब मैं अटल जी के साथ गया और मनमोहन सिंह जी के साथ गया तो उनके विदेश दौरों में उनके सारे भाषण वहाँ पर अंग्रेज़ी में ही होते थे। एक आध अटल जी कभी कभी ज़रूर हिंदी में कुछ होता था, लेकिन ज़्यादातर मनमोहन सिंह के समय में तो पूरा अंग्रेज़ी में ही सब कुछ होता था। हिंदी की ना प्रेस रिलीज होती ना कुछ होता था। तो जब मैं मोदी जी के साथ गया और जब मैंने देखा कि वहाँ मोदी जी अमेरिका के सारे मंचों पर हिंदी में भाषण दे रहे हैं, तो मैंने, आपको याद होगा कि मोदी जी का एक नारा था, अच्छे दिन आएंगे। तब मैंने वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग में एक बात बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा था, अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा बाकी देश में अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हिंदी के अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अब वैश्विक मंचों पे जाकर हिंदी में बोल रहे हैं। ये हिंदी के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे लगता है हिंदी के लोगों को गर्व करना होगा। हिंदी के दिन तो बहुत, हिंदी इस वक्त बहुत दुनिया उसको पसंद कर रही है। सर, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री के साथ दौरे की बात करी, तो आजकल के जो पत्रकार हैं, एक बड़ी जो जमात है वो मोदी जी से बड़ी खफा है, आपको पता ही है। तो इस खफा होने का कारण क्या ये है कि अब वो सबको लेकर के नहीं जाते पहले की तरह फ्री में, या इसका इस पर प्रकाश डालिए। ये एक छोटी चीज़ है कि विदेश दौरे पे दरअसल मोदी जी ने पत्रकारों की जो दुकानें चलती थी ना, वो दुकानें बंद कर दी हैं। पहले मीडिया में जो लोग थे, जो ताकतवर मीडिया के जो मठाधीश थे, उनकी दुकानें चलती थी। विदेश दौरे पे जाते थे, प्रधानमंत्री के साथ विमान में बैठ के जाते थे। प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे जब चाहो मर्जी उनकी गाड़ी बिना रोक टोक घुस जाती थी। प्रधानमंत्री को सलाह देते थे कि पाकिस्तान के मोर्चे पे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये बताते थे कि भाई किसको मंत्री बनाना है। नीरा राडिया केस में तो यही हुआ था ना, प्रधानमंत्री को मतलब मंत्री तय किए जा रहे थे। तो पहले ये सब करते थे। अब मैं ये कहता हूँ कि आप ये सोचिए कि जो पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरों में प्लेन में जा रहे हैं, ठीक है ना, 10-12 घंटे 15 घंटे, प्रधानमंत्री की तो अपनी एक केबिन है उसमें, लेकिन प्रधानमंत्री का स्टाफ तो सारा वहीं है। पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ जो इतने देर तक सफ़र कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ सफ़र करते होंगे? मैंने कहा कि उसमें उन लोगों को हर दुनिया की हर सुविधा मिलती थी, महंगी से महंगी शराब मिलती थी, खाना मिलता, लेकिन ये सब छोटी चीज़ें। जब आप 12-15 घंटे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो रास्ते में ना जाने कितनी डील करते होंगे ये लोग। तो ये जो चीज़ें होती थी, और इसी डील की बदौलत तो भारत के ऐसे कई पत्रकार हैं जिनकी अगर जांच करवाई जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत में कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके लंदन में, जिनके जो है दुबई में फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, दिल्ली के अंदर उनके फार्म हाउस हैं, कई मॉलों में पैसा लगा हुआ। ये सब पैसा कहाँ से आता था? पत्रकारिता से आता था क्या? ये सब पैसा पत्रकारिता से नहीं आता था, ये सब इसी तरह की डील से आता था। तो ये सब जो दुकानें थी ना पत्रकारों की, आप सोचिए, मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक पत्रकार की जो है किसी मंत्री से, किसी सेक्रेटरी से, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से अच्छी जान पहचान है, वो अगर एक थानेदार का ट्रांसफ़र करा दे 25 लाख मिल जाएंगे। तो आप सोचिए कि एक कमिश्नर से जान पहचान होकर 25 लाख अगर आदमी कमा सकता है आज की तारीख में, तो अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में जिनकी पहुंच होती थी, जो लोग प्रधानमंत्री के साथ सफ़र करते थे, वो लोग क्या क्या नहीं करवा सकते थे, और करवाया होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होती थी। और ये जो है, तो वो दुकानें जो थी ना, उनकी जो खुली हुई थी दुकानें, उन पर शटर गिरा दिया मोदी जी ने। अब कोई पत्रकार प्रधानमंत्री को सलाह नहीं देता। सलाह देना तो दूर की बात है, पत्रकारों को खबर भी नहीं पता चलती कि प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, क्या वो मूव करने वाले, कोई खबर नहीं होती। और कोई संबंध नहीं, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करवा सकता, कोई चीज़ नहीं। विदेश जाना बंद, फॉरेन जंकेट बंद, विदेश दौरों में जो है महंगे महंगे गिफ्ट मिलने बंद, सब चीज़ें बंद होगी, महंगी दारू मिलनी बंद। वो जो शटर गिरा है ना, उस शटर गिरने के कारण एक पूरी की पूरी बिरादरी जो है उनसे खार खाई बैठी है कि हमारा अच्छा खासा धंधा चल रहा था, क्यों हमारा धंधा बंद कर दिया। ये मुश्किल है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपका भी कई बार मुलाकात हुई, इंटरव्यूज़ हुए हैं, आपने उनको करीब से जब महसूस किया जाना, तो ऐसी क्या बात आपको पता चली जो शायद पब्लिक को नहीं पता हो, या आपका अनुभव ऐसा जिससे उनको पता चले कि मोदी जी के बारे में ये चीज़ गलत बताई जाती है, वैसे नहीं ऐसे है?
ऐसी तो देखो, वैसे तो कई चीज़ें बताई जा सकती हैं जी लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो अगर मुझे वैसे कहना हो मेरे अनुभव के आधार पर, एक तो ये कि प्रधानमंत्री के बारे में जो भी धारणा लोगों ने बना रखी हो, वो पत्रकारों की न सिर्फ चिंता करते हैं बल्कि वो उनके बारे में जानकारी रखते हैं। मैं जब अभी उनके साथ आखिरी बार जब मैं चुनाव के समय इंटरव्यू करने गया था, 1.5-2 महीने पहले मेरी किताब आई थी, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। जब मैं इंटरव्यू करने गया तो उन्होंने छूटते ही मेरे से पूछा कि अशोक तुम्हारी किताब कैसी चल रही है। अब मैं हैरान कि मैं तो सोचा था, मैं किताब लेके गया था उनको देने के लिए, तो मैंने कहा मुझे तो अभी किताब दो, मैंने साइड में रखी थी, मैंने कहा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब उनको गिफ्ट करूँगा। और उन्होंने छूटते ही मेरे से पूछा कि तुम्हारी किताब कैसी चल रही है। तो उनको ये मालूम था कि ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है। ऐसे पत्रकार हैं देश में, ईश्वर मतलब मेरे साथ तो ऐसा कोई संकट नहीं आया। जो संकट में थे, जो बीमार पड़े, जिनके साथ कोई बात हुई, प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके अब उनका हालचाल पूछा। जब जो है कोरोना था, कई पत्रकार जो कोरोना पीड़ित थे, उनके परिवार में कोई थे, प्रधानमंत्री ने उनको फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा। तो वो चिंता सबकी करते हैं, नज़र सब पर रखते हैं, उनको मालूम है क्या हो रहा है। और अगर एक ख़ास चीज़ जो मैंने देखी, अगर आप वो मैंने एक जगह बताई थी और वो किसी ने उसको ट्वीट भी किया था, मेरा जो अपना अनुभव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ख़ास बात ये, वो अपनी जेब में एक छोटी सी कंघी रखते हैं। जैसे हम लोग आम लोग हैं ना, जी। क्योंकि मैं जब पहली बार जब उनका इंटरव्यू करने गया, तब भी उन्होंने जब सब कुछ जब तय हो गया तो उन्होंने कहा शुरू करें, तो उसके बाद उन्होंने जेब से कंघी निकाली और अपने बाल बनाए। तो उस समय उनके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि सर आपके बाल तो बड़े हो गए बहुत। बोले हाँ मुझे टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि उस समय सारे चुनाव चल रहा था। बोले मुझे टाइम नहीं मिल रहा, सुबह से लेकर शाम तक तो या तो चुनावी सभा होती है या प्लेन में या हेलीकॉप्टर में समय बीतता है। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर एक नाई भी अपने साथ प्लेन में ले जाए करिए। तो हंसने लगे। इस बार भी जब गया तो वो फ्लाइट से उतरे और उसके बाद इंटरव्यू शुरू, तो उन्होंने छोटी सी कंघी निकाली और कंघी करी। तो मुझे लगता है कि वो जैसे हम आप और हम छोटी सी कंघी रखते हैं, प्रधानमंत्री भी वैसे ही हैं। और वो बहुत, जब आप मिलेंगे, जो लोग मिले हैं उनको पता है, वो बहुत मिलनसार हैं और बहुत प्यार से सबसे बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी क्वालिटी वो डिक्टेटर टाइप के नहीं है। मुझे तो उनमें डिक्टेटर का कोई क्वालिटी नहीं लगी। और ना सिर्फ उनसे मिलने पर, बल्कि जिस तरह की देश में जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता था कि मैं आज भी सोचता हूँ और कई बार मेरे मन में आता है कि यार इस आदमी में एक तो डिक्टेटर की क्वालिटी होती, किसी को तो दिखाता कि भाई मैं डिक्टेटर हूँ। दुनिया भर के लोग आते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। दुनिया भर के पत्रकार, सोशल मीडिया पर उनको गालियाँ देने वाले, मतलब टुच्चे पत्रकार कुछ भी प्रधानमंत्री को लिख देते हैं। तो मुझे मन में लगता है यार एक बार तो डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, उसको उठा के जरा एक बार समझाते कि डिक्टेटर। इनकी संपत्तियों की जाँच कर लें तो आधे से ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। वो तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्रकारों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए, लेकिन कोई पत्रकार तैयार नहीं होता। क्योंकि सबके ने कैसे कैसे कमाया है। आप अगर सबकी लिस्ट निकाल कर जांचना शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस देश के पत्रकार ने बहुत पैसा कमाया। न्यूज़ क्लिक में आया तो सर कि 3 साल में 50 करोड़ रुपए जो है पत्रकारों को दिए गए, कुछ चुनिंदा पत्रकार। वो था, और वहाँ पे पता नहीं इलेक्ट्रीशियन या पता नहीं किसको 50 लाख, तो पता नहीं, वो मुझे भूल रहा है, लेकिन वो खबर का एक हिस्सा था कि पता नहीं एक इलेक्ट्रीशियन था या उनका कोई चपरासी टाइप था, 40-50 लाख तो उसको ही दे दिया था। तो अब भाई हमको वो इलेक्ट्रीशियन की नौकरी पे ही रख लेते न्यूज़ क्लिक वाले, तो शायद आज ज़्यादा पैसा होता। सर जैसे आप न्यूज़ में हैं तो पर्सनल सवाल है, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कोई आपके पास आया होगा कि थोड़ा ही पैसा रख लीजिए, ये वाली चीज़ को थोड़ा चला दीजिए? सरकार ने कभी, मोदी जी ने कभी कुछ ऊपर से कहलवाया हो, या इससे पहले की सरकारों ने? नहीं, देखिए ये न्यूज़ चलाने का तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता जी। न्यूज़ चलाने को लेकर कई बार ऐसा होता है, चुनाव के समय में होता है कि कई बार इस तरह के, जब हम फील्ड में होते हैं तो लोग को पता चलता है कि भाई फलाना आदमी जो है पैसे बांट रहा है, तो वो कई बार हिंट कहीं ना कहीं से आते हैं कि, लेकिन क्या है ना कि मैं कोई जब तक मैं संपादक था, मतलब जब तक मैं रिपोर्टर था, तब तक मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं कोई खबर चला सकूं, कुछ कर सकूं। और आज जिस मैं पोजीशन पर हूं, और आज जिस पोजीशन पर, उसमें कोई हिम्मत नहीं करता। इसलिए हिम्मत नहीं करता क्योंकि एक तो
जाहिर सी बात है, जो आदमी पैसे की डील करने के लिए निकलता होगा उसको बैकग्राउंड मालूम होता होगा कि कौन आदमी कैसा है, तो इसलिए किसी ने आज तक हिम्मत नहीं करी। लेकिन दूसरी तरह के ऑफ़र बहुत सारे आते हैं, दूसरी तरह के ऑफ़र बहुत सारे आते हैं कि भाई ये वाली चीज़ आप फलाना मंत्री से करवा दें, ये वाली चीज़ ढमकाना मंत्री से करवा दें, इस तरह के ऑफ़र तो बहुत आते हैं। लेकिन मेरी किसी मंत्री से कोई ऐसी कोई पर्सनल रेपो ही नहीं है। ना मैं इस ऑफिस में आता हूँ, सुबह बैठता हूँ और रात तक निकलता हूँ, तो ना मैं मंत्रियों के यहाँ जाता हूँ, ना मैं प्रेस क्लब जाता हूँ, ना मैं किसी से मिलने जाता हूँ। मैं अपना काम से काम करके निकल जाता हूँ। और लेकिन उसके बावजूद लोग ये कहते हैं, जो मेरी किताब आई तब लोगों ने कहा कि अरे मोदी जी ने इसको बहुत पैसा दिया किताब लिखने का। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये इसने किताब निकाली ना, जो ये इसको खूब पैसा मिला मोदी जी से। तो मैं फिर दोबारा जब ऐसे लोग सामने कभी आते हैं, कोई बात उठती है, तो मैं फिर कहता हूँ कि भाई मैं तो अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूँ, आप करके आप आओ। मैं तो अपना बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी क्या है, मेरी गाड़ी पे लोन कितना है, मेरे पास कितना सोना चांदी है, मेरे पास आज की तारीख में मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है अपने नाम पे, मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है, मेरे परिवार में भी किसी की, मैं सिर्फ मेरे पिताजी का एक, जो मेरे पिताजी ने 1960 में एक छोटी सी प्लॉट लिया था, उसी में अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, उन्हीं के घर में रहता हूँ। मेरा अपना कोई फ्लैट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई फार्म हाउस तो बड़ी दूर की बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं सब सार्वजनिक संपत्ति अपनी करने को तैयार हूँ। आप तैयार हैं क्या? आप करिए, मैं भी करता हूँ और पता चल जाएगा। सर, जैसे आजकल देश में माहौल बना हुआ है कि न्यूज़ में हिंदू मुसलमान हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, समाज में भी बोला जा रहा है, तो आजकल जो हिंदू मुसलमान को लेकर के चलाया जा रहा है नैरेटिव, और हर जगह एक कॉन्शियसनेस डाली जा रही है कि आप पहले हिंदू मुसलमान हैं, और अब हिंदू के अंदर कॉन्शियसनेस डाली जा रही है कि आप फलाना जाति के हैं, फलाने जाति के हैं। तो क्या ये बीजेपी डलवा रही है, क्या ये मोदी डलवा रहे हैं, क्या ये मीडिया वाले डलवा रहे हैं इस तरह की खबरें चला के, या सोशल मीडिया के आने के बाद से समाज इतना जाग गया है कि उसे सच्चाई पता लगने लगी है जो पहले पता नहीं चलती थी? एक बड़ा रीज़न सोशल मीडिया के आने का है जी। देखिए, जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता नहीं चलती थी, जो हो रहे हैं जी। इस देश में। आज़ादी से पहले ही कितने दंगे हुए, आज़ादी के बाद कितने दंगे हुए, आप देखेंगे लंबी फहरिस्त है। लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आती थी। देश का जब विभाजन हुआ तभी जो है 20 से 40 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। ये संख्या हमको कहाँ पता थी? हमें किसी की इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाएगा कि 20 से 40 लाख हिंदू जो हैं वो मार काट दिए गए, कहीं नहीं बताएगा। कुछ खबरें हमने ज़रूर कुछ कि हाँ भाई ट्रेन कटी हुई आई थी ये वो, लेकिन भारी तादाद में जो हत्याएं हुई थी, जो नरसंहार हुआ था, उसके बारे में हमको पता ही नहीं। फिर आपको बताता हूँ, देखिए नैरेटिव कैसे बनते हैं। गुजरात में, मैं साल भूल रहा हूँ, गुजरात में 2002 में दंगे हुए, ठीक है। अब 2002 के जो दंगे थे गुजरात के, उसको लेकर हर जगह चर्चा होती है और उसको लेकर 10 साल तक मीडिया नरेंद्र मोदी को जो है पीछे खबरें करता रहा। लेकिन गुजरात में सबसे बड़े दंगे आपको मालूम है, चिमन भाई पटेल जब मुख्यमंत्री थे तब हुए थे। मुझे साल याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। और मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे हैरानी हुई कि इस दंगे के बारे में मैं जानता ही नहीं। 5000 लोग मारे गए थे उस दंगे में, चिमन भाई गुजरात में। नरेंद्र मोदी नहीं थे, बीजेपी भी नहीं थी, तब क्या हुआ था? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी देश में। वो तो हमेशा से हो, 1947 से क्या हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ क्या? 1947 से हुआ, उसके बाद से हुआ। देश में लगातार दंगे होते रहे, मेरठ में, मलियाना में, क्या क्या। लेकिन वो सब चीज़ें मीडिया में, क्योंकि मीडिया में एक पर्देदारी थी, मीडिया जो है। और इस चीज़ को अगर आप कहेंगे तो मुझे जितना याद आ रहा है, मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने इस परंपरा को तोड़ा जो गलत किया। मीडिया में हमें ये पढ़ाया गया था, हमें सिखाया गया था कि भाई कभी भी जब दंगे होते हैं तो कभी भी ये नहीं लिखना चाहिए कि भाई हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, एक समुदाय कि भाई इसके घर जले, उसके घर हो, इसकी हत्या है। लेकिन मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस ने 90s के दौर से, मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस ने खुलकर लिखना शुरू कर दिया कि जो है दंगे हुए, 2 मुसलमान मारे गए, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ उसने लिखनी शुरू करी इंडियन एक्सप्रेस ने, और उसमें भी ईमानदारी नहीं बरती गई, सेलेक्टिव थे। सेलेक्टिव। जब हिंदू मर जाता है तो फिर नहीं दिखा जाता, मुस्लिम मर जाते तो वो उसमें भी। तो ये मीडिया का एक पूरा नैरेटिव रहा। लेकिन सोशल मीडिया आने से सब चीज़ें बेनकाब होने लगी। मुझे आज के दौर में लगता है कि क्या ऐसा है कि सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में पहली बार लग रहे होंगे? हो सकता है पहले भी लगे हों, आज जब खुलकर लग रहे हैं, कैमरे पे लग रहे हैं। अभी तो जगह जगह, उड़ीसा जैसी जगह पे कल मैं वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। तो क्या सर तन से जुदा के नारे पहले नहीं लगे होंगे?
पहले भी लगे होंगे, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था कि लोग इस तरह की चीज़ें बना सकें, तो वो नहीं था, इसलिए जो है बड़ी लगता था कि बड़ा सब कुछ सेफ है। लेकिन ये तो सभ्यताओं का संघर्ष जो है एक तरह का है, ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है। सर नारा तो अभी ये भी लगा है कि कश्मीर में कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह का आप चीफ। सोचिए, कभी हर घर से जो है वो अफजल निकाल रहे थे, कभी नसरुल्लाह निकाल रहे हैं। तो सर ये नारे किसी और देश में नहीं लगते, भारत में ही लगते हैं? भारत के मुसलमान नहीं अलग मुसलमान हैं या क्या इसके पीछे नहीं की नहीं, कहानी है? देखिए नारे तो अब बहुत तरह के इंग्लैंड में भी लगने लगे, फ्रांस में भी लगने लगे, इटली में भी लगने लगे। ये अकेले भारत की समस्या नहीं है, ये अब दुनिया की समस्या है, ठीक है। भारत में क्या है, क्योंकि भारत में सेकुलरवाद के नाम पर, कि भाई सेकुलरवाद के नाम पर तुष्टीकरण का जो खेल खेला गया, उसने बहुत सारी चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। अब 90 के दशक में जो कश्मीर में हुआ हिंदुओं के साथ, उस पर मीडिया रिपोर्ट्स कितनी हैं, कितने लोगों ने उस वक्त जो पत्रकार थे, आप कहते हैं कि मीडिया जो है कंट्रोल मीडिया है, ये होता है वो होता है। मुझे बताइए 90 के समय जो पत्रकार थे क्या कर रहे थे? इतना बड़ा पलायन चल रहा था, वहाँ से नरसंहार हो रहा था, वहाँ पे मस्जिदों से नारे लग रहे थे, मस्जिदों से कहा जा रहा था अपनी बहू बेटियाँ छोड़ कर चले जाओ। कितने मीडिया कर्मी थे जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया? कितने लोगों ने रिपोर्ट किया? तो ये चीज़ें थी, लेकिन मीडिया ने भी ईमानदारी नहीं बरती, भारत के पत्रकारों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, और जो है अब सोशल मीडिया आ गया तो चीज़ें एक्सपोज हो गई। गुजरात दंगे को लेकर ही कितने नैरेटिव बनाए गए, यही राजदीप सरदेसाई, यही बाकी जो बरखा दत्त और ये जो पूरा एनडीटीवी गैंग था, ये तमाम तरह की चीज़ें करता रहा, लोगों को पता ही नहीं थी असलियत। अब क्या, सोशल मीडिया आने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मीडिया में आ गई जो इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर रही हैं। जब पता चलता है कि यार ये तो झूठ बोल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हैं, मीडिया का नैरेटिव भी है और मीडिया की बेईमानी भी है, और ये सब चीज़ें देखिए पूरे दुनिया में हो रही हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भारत में इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में, फिर कह रहा हूँ, सेकुलरवाद के नाम पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत में जो हो रहा है वो इंग्लैंड में भी उसी स्थिति में, ऐसा नहीं, इंग्लैंड पे बहुत अच्छी स्थिति है। फ्रांस में जो दंगे हुए, आप देखिए फ्रांस में सड़कों पे क्या कुछ हुआ, तो ये सब चीज़ें अब हर जगह हो रही हैं, हर जगह। तो सर भारत में जिस तरह से अभी टूल किट एक्टिव है, जिसमें यूएस का हाथ बताया जाता है, कई बार चीन का हाथ बताया जाता डीप है, स्टेट का हाथ, जी डीप स्टेट्स का, चीन का हाथ भी बताया जाता है, और भारत की अपोजिशन पार्टीज को भी उसमें अब एक पार्टनर के तौर पर वो हैं, वो सामने आने लगा है। अब राहुल गांधी ने चीन के साथ एक एमओयू साइन किया था 2008 में, वो आज तक सामने नहीं आया। अभी राहुल गांधी ने यूएस में जाकर के कुछ ऐसी बातें कहीं जो आपत्तिजनक थी, और लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ ना कुछ कहना। तो सर ये जो भी चल रहा है सो कॉल्ड नैरेटिव, जिसमें सोशल मीडिया भी है, फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, विपक्षी पार्टीज भी हैं, इस वक्त देश में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कोशिश चल रही है? देखिए जो कोशिश है, मुझे लगता है कि आज नहीं, पिछले मुझे लगता है 5-6 साल से शायद ये कोशिश चल रही है, जो हमने बांग्लादेश में देखा वो भारत में हो। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ बांग्लादेश में तो अब हुआ, भारत में तो बांग्लादेश से भी पहले से कोशिश चल रही है कि भारत में एक रिजीम चेंज, तख्ता पलट हो। अभी देखिए बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे चीज़ें अब खुलने लगी। यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से रीगन का शुक्रिया किया, ठीक है ना, उस लड़के के बारे में बताया, हाँ, और उस लड़के को बताया कि ये इसके पीछे था, महफूज आलम, ये, हाँ, उसका नाम बताया कि ये इसके पीछे था, इसने किस तरह से क्या किया। अब आप देखिए कि वो जो पूरी टूल किट थी या वो जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी था, वो तो भारत में हो चुका है। भारत में इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत में अवार्ड वापसी गैंग शुरू हुआ, 2015 की शायद बात होगी, अवार्ड वापसी में 15-16 अवार्ड वापसी गैंग आया, तो वो वही कोशिश थी भारत में कि कैसे जो है इस सरकार को गिराया। तो आज हमको लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 15-16 से शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद जो जेएनयू में हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके बाद कैसे ये जो नारे लगाने वाला पूरा गैंग था, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। सोचिए उस समय डी राजा, राहुल गांधी, और उसके बाद जेडीयू के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, और साथ साथ सीताराम येचुरी, ये सब उनके सपोर्ट में पहुंच गए थे। तो कोई तो टूल किट होगी ना जो ये सब चीज़ें कर रही थी। उसके बाद शाहीन बाग, सीए का आंदोलन आया, शाहीन बाग, फिर किसान आंदोलन, ये सारी चीज़ें जो अमेरिका का डीप स्टेट जो है भारत में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है भारत को। वो नहीं चाहता कि भारत में ये सरकार रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार को वो पसंद नहीं कर रहा। उसके कई कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन
मोटे तौर पर उनको लग रहा है कि भारत इमर्ज कर रहा है। एक बात हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए, हर भारतीय को ध्यान रखनी चाहिए कि बढ़ता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत किसी को पसंद नहीं है। ना वो अमेरिका को पसंद है, ना वो चीन को पसंद है, ना पाकिस्तान को पसंद है, ना यूरोप को पसंद है। बढ़ता हुआ भारत किसी को पसंद नहीं। मोदी के रिजीम में जब भारत ने बढ़ना शुरू किया तो एक पूरा रिजीम जो है, पूरी एक इकोसिस्टम जो है, वो इस सरकार को कमज़ोर करने में, अपदस्थ करने में कोशिश लगातार लगे हुए हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ वो उसकी शुरुआत हो चुकी है पहले से ही, अब भी वो लगातार जारी हैं। नए नए रूप में उनको नए नए तरीके से गढ़ा जाता है। ये इतना सारी जो फंडिंग आती है, जो आंदोलन होते हैं, कहीं मुफ्त की बिरयानी होती है, कहीं विदेशों से बड़े बड़े पॉप स्टार जो मतलब बिना पैसा लिए दातुन मंजन भी नहीं करते, सुबह सुबह वो जो आंदोलनों के लिए ट्वीट करते हैं, भारत के खिलाफ ट्वीट करते हैं। मीडिया का पूरा कि वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के खिलाफ एक रिपोर्ट चलती है। ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव है और इस नैरेटिव को समझने की ज़रूरत है भारतीयों को। तो सर ये लोग, जैसे जो लोग भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं चीज़ों में, इनको अंदर से ऐसा नहीं लगता होगा कि ठीक है अपने फ़ायदे के लिए हम इतना गिर रहे हैं कि देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे इनके जज्बात इन्हें किस चीज़ के लिए कैसे अनुमति दे देते हैं? आप ये भूल रहे हैं कि भारत मतलब जब आज़ादी से पहले भी जब भारत में जो है जब कभी भी भारत पराजित हुआ है, किले के दरवाजे तो अंदर से खोले गए ना। जी जी जी। भारत कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों से नहीं हारा। भारत तब हारा जब किले के दरवाजे अंदर से खोलने वाले थे। तो आज भी भारत में आस्तीन के सांप आपको जगह जगह मिलेंगे। वो आस्तीन के सांप बड़े ख़तरनाक हैं और वो आस्तीन के सांपों से बचकर मतलब इस देश को निकालना है आगे। ये आप समझिए। तो ये आस्तीन के सांप जो है पहले भी थे, अब भी हैं। और आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है इनका ज़मीर अगर होता तो अगर देखिए, भारत की, मैं मानता हूँ भारत की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है। भारत अगर दो चीज़ों पे काबू पा ले तो भारत बहुत बढ़िया दुनिया की ताकत अभी बन जाए, रातों रात बन जाए, विश्वगुरु बन जाए। एक तो हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, दूसरा हम लोग के अंदर जो है देश को लेकर, देश सबसे पहले ये भाव नहीं है। अगर जिन लोगों में देश सबसे पहले भाव है वो भी डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। हमको जब हम सड़क पर जाएंगे हमको लगेगा कि यहाँ ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा, हम रेड लाइट भगा ले जाएंगे। ये सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कोई नहीं खड़ा, कूड़ा फेंक दिया, ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमारे अंदर जो है देश प्रेम की भाव नहीं है। क्योंकि देश प्रेम का भाव नहीं है इसलिए हमको लगता है कि आज हमारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। हमारी दुनिया, मतलब हम लोग कैसा समाज हमने बना दिया है, कई बार डर लगता है। हम लोगों के लिए दिखावा, पैसा, ये सब चीज़ें हो गई हैं और पैसा कमाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भले कोई देश से प्यार करने, वो ईमानदार तब तक है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। अब आप देखिए, जिस वक्त नोटबंदी हुई, नोटबंदी बहुत अच्छा कदम था और वास्तव में बहुत सफाई हो जाती, लेकिन जितनी सफाई अपेक्षित थी उतनी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस वक्त बैंकों में जितने लोग थे उन्होंने कमा लिया, उनके लिए मौका था। पिछले दरवाजे से नोट चेंज हो रहे थे। बैंकों में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों बना लिए। उसके बाद कोरोना आया, ठीक है। डॉक्टर्स, मेडिकल के फील्ड से जुड़े लोग, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स और दवाई बेचने वाले, सबको मौका मिला, सबने कमा लिया। दवाई ब्लैक हो रही है, कहीं कहीं जो है हॉस्पिटल के बेड बेचे जा रहे हैं, कहीं कुछ और, सबने पैसा कमा लिया। तो जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां पैसा कमा लेता है। तो फिर हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? हमने देखिए कैसा समाज बना दिया। अभी 2 दिन पहले खबर आई, मतलब सोच के हैरानी होती है कि कितने जलील किस्म के, कितने नीच किस्म के लोग हैं। 1.5 लाख का एक मोबाइल के लिए फ्लिपकार्ट पे किसी ने बुक कराया और वो बेचारा जो डिलीवरी मैन था वो मोबाइल लेकर गया और उसके सिर्फ 1.5 लाख का मोबाइल उसको फ्री में मिल जाए, उसने उस आदमी की जान ले ली 1.5 लाख के मोबाइल के लिए। और हम किस तरह के लोग हैं? अब मैं एक वीडियो देख रहा था, अब पता नहीं वो एक कोई बैंड है, कोल्ड प्ले। अब किसी को पता भी नहीं कौन सा बैंड है, किसी ने उसके गाने नहीं सुने, किसी को पता नहीं कि उसका, अब वो कोल्ड प्ले के लिए भाग रहे हैं। ये जो दिखावे की चीज़ आ गई है ना, ये मालूम नहीं हम लोग किस तरह का समाज बना रहे हैं।
सर ये जो जितनी भी चीज़ें हम आज हो रहा है, इसके पीछे क्या आप मानते हैं, थोड़ा शायद शब्द ठीक नहीं होगा, हम लोगों को डेमोक्रेसी मिल गई लेकिन हम उसके लायक नहीं थे, हम मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। वो क्यों नहीं है मैच्योर डेमोक्रेसी? वो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। हम लोग मैच्योर डेमोक्रेसी इसलिए नहीं, हमको अपनी आज़ादी की ना कीमत नहीं मालूम। जी। और आज़ादी की कीमत हमको क्यों नहीं मालूम, उसका एक बड़ा कारण है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं आजकल फेक नैरेटिव पे काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आज़ाद भारत का पहला फेक नैरेटिव क्या है? आज़ाद भारत का पहला, हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दी। तो हमको बचपन से पढ़ाया कि हमने तो, गांधी जी ने चरखा काटा, अंग्रेज डर के मारे भाग गए। हमने तो कुछ बलिदान किए नहीं, हमको तो एक चाटा पड़ा, हमने कहा दूसरा चाटा मार दो, उन्होंने कहा अरे कितना तेजस्वी आदमी है कि ये, तो उसके डर के भाग गए। भाई साहब, लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिनका नाम हमें पता भी नहीं, जिनके नाम पता नहीं। लाखों लोगों ने, परिवार के परिवार उजड़ गए। और आज़ादी मिलने के पहले भी हमने, और आज़ादी मिलने के बाद भी हमने लाखों ज़िंदगी, उनके हमें नाम नहीं पता, उनकी ज़िंदगी की हमको कीमत नहीं पता। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे तो सिर्फ ऑफिस में आ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं और मुझे कुछ काम, तो मैं काम क्यों करूँगा? मैं तो सोचूंगा अरे यार ऑफिस में आ रहा हूँ, सारा बैठूंगा, आराम से बैठूंगा, मुझे तो क्या करने का, पैसे मिल रहे। तो हमको बचपन से सिखाया गया कि आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल मिल गई। अगर हमको ये पता होता, अगर हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता कि हमें आज़ादी के लिए बड़ी कीमत चुकाई है, तो हम उस आज़ादी की वैल्यू करते। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मेरा इंटरव्यू करने हैं, आपको लगा मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। अभी मुझे 3 दिन पहले एक बात पता चली और मुझे शर्म आ रही है यार कि मैं कैसा पढ़ा लिखा आदमी, मुझे आज तक ये बात नहीं पता थी। और जब मुझे नहीं पता तो मैं मानता हूँ उस देश के करोड़ों करोड़ युवाओं को नहीं पता होगा। और वो बात ये है कि भगत सिंह की जो बॉडी थी, अंग्रेज़ों ने उसके टुकड़े किए थे। अंग्रेज़ों ने भगत सिंह की बॉडी को टुकड़े करके उसको एक बोरी में भर के जेल की दीवार, पिछली दीवार तोड़ करके ट्रक में भर के वो निकाला था। आप सोचिए, मतलब एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का इतनी कम उम्र में जिसने देश के लिए जान, उसकी बॉडी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। और हमको आज तक यही नहीं पता, मेरे जैसे आदमी को नहीं पता कि भगत सिंह की बॉडी काटी गई थी। मैं क्या आज़ादी की वैल्यू करूंगा? मतलब चरखा चला के आज़ादी मिल गई। आज़ादी की वैल्यू इजराइल जानता है, इसलिए जाके लड़ रहा है ना। एक बच्चा वहां लड़ रहा है, एक 18 साल का बच्चा होता है, वो अपने देश के लिए जान। हमारे 18 साल का बच्चा कोल्ड प्ले की लाइन में खड़ा है, मोबाइल फ़ोन की लाइन में खड़ा है, F16 मिल जाए उसको, जो है iPhone 16 मिल जाए, इस लाइन में खड़ा है। सर वहाँ एक बार बोल दिया गया था परसों कि सब लोग बंकर्स में छुप जाओ, तो 1 करोड़ इजरायली बंकर्स में छुप गए। यहाँ अगर बोला जाता है कि सब घर में रहना, कोरोना चल रहा है, वो अरे कोई कोरोना नहीं है, तो मोदी का बनाया हुआ है, ये थाली तो ऐसी। वो पहले पूछे बंकर में क्यों जाए भाई, कौन कह रहा? मोदी कह रहा है अब तो नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी, तो मैं तो बल्कि ये कहा, नरेंद्र मोदी अगर कहते सुबह उठ के दातुन करना, अगर एक बार नरेंद्र मोदी बोले आज देश के 30% लोग सुबह जो है ब्रश करना बंद कर देंगे, कि नरेंद्र मोदी ने कहा ब्रश करना, हम नहीं करते ब्रश। सर सपोज कीजिए इजराइल के प्रधानमंत्री जैसे अभी हैं, ये खुदा न खास्ता भारत के साथ हो रहा होता, तो क्या बोलते कि ये तो भाई नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के फंसा दिया भारत को युद्ध में। वही कह रहा हूँ ना, वो भाव नहीं है देश के लिए, जो फीलिंग होनी चाहिए थी। और उसके लिए फिर मैं कह रहा हूँ, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, हमें जो जानकारी दी गई, हमें जो ये सब इसका जिम्मेदार है। हमें देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमको पढ़ाया नहीं गया, हमें सिखाया नहीं गया। तो सर जैसे अभी भारत में पहले हिंदू मुसलमान का बीज तो बोया ही गया था, आजकल जातिवाद का बीज कुछ ज़्यादा ही गहराई से बोया जा रहा है, एक बहुत सम्माननीय नेता हैं उनके द्वारा। तो भारत को ये जो डिवाइड किया जा रहा है अंदर, जो अंग्रेजों ने किया था, ये जो किया जा रहा है, इसको आप अगले 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? और शायद हम कम समझ के आदमी हैं, लेकिन शायद जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात है, उसके परिणाम को 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? दोनों को आप क्या एक दूसरे का जवाब देखते हैं? देखिए, नहीं, दोनों एक दूसरे का जवाब बिल्कुल नहीं है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जहाँ तक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम इसलिए है क्योंकि आज भी देश में हर 6 महीने बाद एक चुनाव होता है, एक चुनाव होता है। एक चुनाव एक बार होगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो एक अलग भाव से है कि भाई सरकारें काम कर सकें,
क्योंकि जब कभी चुनाव होते हैं तो सरकारें ठप हो जाती हैं, तो उसका भाव अलग है। लेकिन ये जो जातिवाद वाला खेल है ये बड़ा ख़तरनाक है। अंग्रेज़ों ने यही किया था और आज भी दोबारा वही किया जा रहा है। उसके पीछे दरअसल भाव क्या है? उसके पीछे भाव ये है, उसका कारण ये है कि देखिए 2014 का जो फैसला था, 2014 का जो चुनाव नतीजे थे, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक था और किसी ने भी नहीं, मैं खुद मान रहा हूँ, मुझे खुद कल्पना नहीं थी कि इतना ऐसा चुनाव परिणाम आएंगे। मुझे लगता था कि बीजेपी शायद 150-200, बहुत होगा 200 सीटें जीत लेगी, तो मुझे खुद ऐसा लगता था। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जीते तो उसमें जो बाकी सारे फैक्टर थे उसमें एक बड़ा कारण था 2014-2019 में लोकसभा चुनाव जीतना, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना लगातार 2 बार, कि देश का करीब 30 से 35% हिंदू जो है वो एकजुट हो गया। ठीक है, अब जो पार्टियां 15 से 20% मुस्लिम वोटों को एकजुट करके अब तक शासन कर रही थी, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। अगर अब तक वो 15 से 20% मुस्लिम और उसके बाद अपनी 2-4 जातियां, कहीं यादव जोड़ लो, कहीं ब्राह्मण जोड़ लो, वो जहां जिनको सूट करता था वो जाति, उनका विनिंग फार्मूला था कि ऐसे 15-20% जो मुस्लिम हैं और 1-2 जातियों को जोड़ लो, उनका विनिंग फार्मूला है। अब जैसी बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में 30-35% हिंदू एकजुट हो गया, अब इनके लिए वो फार्मूला इनका पिटने लगा। तो अब इनको कैसे करना है? तो अब इनको इन जो 30-35% हिंदू एकजुट हुआ है उसको जाति में तोड़ेंगे, तब ये दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए वो तोड़ रहे हैं। जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हुई, सोशल मीडिया आया, लोगों ने धर्म के बारे में, हिंदुओं में थोड़ी जागृति आई, उस हिंदू को अब डिवाइड करना है। इसलिए पूरा जाति का कार्ड खेला जा रहा है। जो चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं करी, उन्होंने कहा कि नहीं जाति का जन्म, वो आज राहुल गांधी कहते हैं। तो उसके पीछे सोच यही है। अभी मैं सुबह सुन रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि जिसकी जितनी, वो मुसलमानों के बीच भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा बीजेपी वाले बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको दे देंगे तो मुसलमानों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ बोलने के बाद खड़गे जी ये अंत में कहते हैं, भाई तुम्हारे बच्चे नहीं है तो हम क्या करें। मतलब इस देश में अब तक तो ये चल रहा था कि भाई हम दो हमारे दो। आज ये कहा जा रहा है, मुस्लिम लोगों के बीच जाके ये कहा जा रहा है, हिंदुओं को एक तरह से कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे अगर बच्चे नहीं है तो हम क्या करें। नसबंदी तो आप ही की सरकार ने कराई। तो फिर सवाल है कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर किसी मुसलमान ने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं तो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई वो ठीक है, तुमने बच्चे नहीं किए जिसकी सजा। तो मतलब जो सरकार के देश के लिए कम बच्चे पैदा करने वाले जो लोग थे, क्या अब उनको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी कि उनकी हिस्सेदारी देश में कम हो जाएगी? ये तो बहुत खतरनाक सोच है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं हिंदुओं को बांटना है। और तो सर इसमें मोदी जी क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसके जवाब के रूप में? ये देखिए मोदी जी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मोदी जी की प्लानिंग आज तक किसी को पता चल पाई है? कुछ स्टेप से आइडिया लग सकता हो कि सरकार शायद ये कुछ करे? देखिए अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो सोच ही रहे होंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको हमको पता है, जो खतरा हम देख रहे हैं, वो खतरा देश के प्रधानमंत्री को जानकारी में नहीं होगा, ऐसा मैं मानता नहीं। तो अपने स्तर पे वो कोशिश कर रहे होंगे। और अब जैसे मान लीजिए एक छोटी सी मैं चीज़ कह देता हूँ, उसको आप समझिए कि एक तो जनसंख्या की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कह चुके हैं। अब वो कितना सरकार के लिए फीजिबल होगा, कैसे करेंगे, ये बात प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ वक्फ का कानून जो है वो आया। तीसरी चीज़ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आ रही है। चौथी चीज़ 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ एक चीज़ और होगी, वो होगा लोकसभा की सीटों का परिसीमन होगा। ठीक है, अब आप देखिए वो परिसीमन जो है वो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी और परिसीमन नए सिरे से होगा। आप देखिए जम्मू कश्मीर में जब अभी परिसीमन हुआ तो उसमें, क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा अन्याय हो रहा था, जम्मू की ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद उसको कम सीटें, उसको ठीक किया गया। तो मुझे लगता है इस तरह से जो भारत के अंदर छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, अब मैं मिनी पाकिस्तान क्यों कह रहा हूँ, धुले लोकसभा सीट
वो मिनी पाकिस्तान, उसमें क्या हुआ, उसमें मालेगांव ईस्ट मिनी पाकिस्तान, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाओं में 4 में जीतोगे। जो है आपका कैंडिडेट जो है 1,90,000 से आगे चल रहा है, और एक जगह पर 1,94,000 और 4,000 से सीट, वो मिनी पाकिस्तान। तो वो जो मिनी पाकिस्तान छोटे छोटे बन गए हैं, मुझे लगता है उस मिनी पाकिस्तान के बारे में देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ज़रूर सोच रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे, क्योंकि ये मत भूलिए पहले वोट होता है इस तर्ज पे, उसके बाद पाकिस्तान भी ऐसी आया ना। जी जी जी। पहले हम सोच रहे हैं कि आज बंटवारा, जब 2000 आप 1920 से पे चले जाइए, 1920 तक किसने सोचा था कि भारत का बंटवारा होगा? शायद 25-30 तक भी किसी को कल्पना नहीं थी कि भारत बटेगा। लेकिन पहले उन्होंने मुस्लिम अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जहां फिर उसके बाद उन्होंने वोटिंग करवाई, और उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान की मांग करी। तो ये खतरा जो है भारत के सामने है, और मुझे लगता है ये खतरा देश के जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनकी जानकारी में होगा। तो सर, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का नतीजा जब आएगा तब आएगा, लेकिन वहाँ पर इतना 370 हटाने के बाद विकास किया, आर्थिक व्यवस्थाएं सुधारी और परिसीमन भी हो गया, इस समय वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा है। तो क्या इन सब के बाद ये लगता है कि वहाँ का जो आम मुसलमान है वो उस डेवलपमेंट के नाम पर वोट देगा, या अभी भी वहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके पास आती है वो क्या चल रही है? देखिए, वो डेवलपमेंट के आनंद तो ले रहा है, उसको डेवलपमेंट में मज़ा आ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट पे वोट नहीं देगा वो। नहीं देगा। अगर डेवलपमेंट पे वोट देने की सिचुएशन होती तो फिर बीजेपी वहाँ पे सब जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत कर सकती थी। बीजेपी वहाँ सब जगह कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकती, जहाँ खड़े किए वहाँ भी बीजेपी को हार्डली वोट मिलेंगे। कश्मीर में बीजेपी की सिचुएशन ख़राब होगी, बीजेपी को जो सीट मिलेगी जम्मू से मिलेगी, तो यह बात है। तो 370 हटाने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, कश्मीर के बहुत सारे लोगों की कमाई बढ़ गई, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट पे वोट नहीं करेंगे। अगर उनको डेवलपमेंट पे वोट करना होता तो हर घर से जो है नसरुल्लाह निकलेगा, ये नारे वहाँ क्यों लगते? तो वो चीज़ नहीं है। देखिए, उनको डेवलपमेंट का आनंद लेना है, लेकिन उनको वोट जो है अपनी सोच के हिसाब से ही करना है। तो अभी जैसे इस बार लोकसभा का सर रिजल्ट आया था, 240 सीटें बीजेपी को आई, और उतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कम आएंगी। उसके बाद एक नैरेटिव चला, और शायद सच्चाई भी हो सकती है कि मुसलमान ने कई जगह पर इकट्ठा होकर के वोट दिया, उसे शायद अब उस वोटिंग का या इकट्ठे होने का वो पता चल गया, उसका ताकत कितनी है। तो क्या इस बात का अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमान और एक साथ होकर के वोट देगा और आने वाले चुनावों में बीजेपी को और खतरे हैं? देखिए, वोट जिहाद शब्द कहाँ से आया था? वोट जिहाद सलमान खुर्शीद की सभा से आया था, और वो सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सभा में से आया था वोट जिहाद। अब ये वोट जिहाद क्या है, आप कल्पना कर लीजिए। यही वोट जिहाद जो है धुले में हुआ, ये वोट जिहाद जो है इसकी जैसे जैसे उनको एहसास होगा, और वो तो अभी भी है ना, पहले भी है। और बल्कि कल ही मैं देख रहा था, और मैंने देखा सियालकोट के बारे में जानकारी मुझे मिली। सियालकोट जो है वो हिंदू बहुल इलाका था, आज पाकिस्तान में है। सियालकोट में क्या हुआ कि सियालकोट में वोटिंग होनी थी। सियालकोट जब बंटवारा होता था तो ये तय हुआ कि वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाए कि सियालकोट भारत में रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा, उसकी एक वोटिंग करवाई जाए। अब जब वोटिंग वहाँ पे हुई, हिंदू वहाँ पर 2,31,000 था, बहुसंख्यक था। लेकिन जब वोटिंग हुई तो जो चुनाव नतीजे आए वो 55,000 से पाकिस्तान के पक्ष में फैसला गया कि पाकिस्तान को मिलना है, और सियालकोट पाकिस्तान का हो गया। हिंदू वोट बहुसंख्यक में होने के बावजूद क्यों नहीं वहाँ पर हो पाया? क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम आबादी थी उसने एक साथ होकर मज़हब के आधार पर पाकिस्तान के लिए वोट किया, और जो हिंदू आबादी थी वो घरों में बैठी रही। हिंदुओं को लगा कि यार ठीक है, जो लोग निकल पर, कुछ ने वोट दिया, कुछ को लगा कि सुबह नाश्ता करके जाएंगे, कुछ को लगा कि लंच करके जाएंगे, कुछ को लगा लंबी लाइन है, कुछ को लगा मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो जो सियालकोट वाला मॉडल था उसको समझने की ज़रूरत है। आज भी जो है बीजेपी 240 पर आई, उसका एक बड़ा कारण ये तो ठीक है कि वो संगठित हो, लेकिन संगठित होकर तो वो तब भी वोट कर रहे थे, 2019 में भी कर रहे थे, 2014 में भी उन्होंने संगठित होकर वोट, तब क्यों नहीं आप ये नतीजे? इस बार क्या हुआ? इस बार हिंदू क्योंकि जाति में बट गया। राहुल गांधी इस चीज़ के लिए कामयाब रहे, इसमें इनका श्रेय जाता है। राहुल गांधी और उनकी जो पूरी टीम थी, तो हिंदू बट गए,
और कुछ हिंदू घरों में सोते रहे। तो चुनाव नतीजा आपके सामने है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा और क्या होना चाहिए, राजनीति में नहीं, हर तरह से? क्या सिलेबस बदल दें किताबों का, तो जो नई पीढ़ी आएगी वो 10-15 साल बाद दिखाएगी कि हाँ भाई हम वी आर कल्चर्ड, या हम सरकार में कुछ बदलाव लाएं, या सरकार को कुछ मुहिम छेड़नी चाहिए, या हमें सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहिए, या जो चल रहा है चलने दें, समय के साथ अपने आप प्रकृति कुछ ना कुछ ऐसे कर देगी? मुझे लगता है पहली शुरुआत हमें अपने घरों से करनी पड़ेगी। जी। हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं? ये जो बच्चे निकले हैं कोल्ड प्ले की लाइन में खड़े हैं, हमारे घरों के बच्चे तो हैं। जी। मतलब क्यों इनको कोल्ड प्ले, जिसके मेंबर्स को ना उनके नाम नहीं पता, लेकिन उसकी टिकट के लिए मारामारी करनी है, उसके लिए जो है वो करना है, ये हमारे घर के बच्चे हैं। तो पहली बात तो ये कि हमको अपने घर के बच्चों को अपने धर्म के बारे में, देश के बारे में बताना, पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजों में भी हमें चरित्र निर्माण पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। स्कूलों में बहुत सारी जगह भी पिछले दिनों में वीडियो देख रहा था, कई वीडियो ऐसे हैं स्कूलों में, ना जाने छोटी छोटी बच्चियों को बॉलीवुड के निहायत ही बेहुदा किस्म के गानों पर जो है डांस करना। ये स्कूलों में टीचर किस तरह के हैं? तो फिर उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि स्कूल कॉलेजों में क्या हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। होना चाहिए, वो हमको सोचना चाहिए कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे का चरित्र यहीं से बनता है। और तीसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे मंदिर हैं उनको हमें संस्कार केंद्रों के रूप में बनाना चाहिए। जो हमारे जितने मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों, वहाँ पर हम पूजा पाठ के लिए तो जाते हैं, लेकिन साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें हम जो यंगस्टर वहाँ आ रहे हैं उनको हम बता सकें देश के लिए और धर्म के लिए, कि उनके अंदर भाव जगा सके। एक इस चीज़ की एक चीज़ मुझे लगता है कि जितने देश के धर्माचार्य हैं, जितने देश के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जितने देश के जो हैं कथावाचक हैं, कई कथावाचक ऐसा करते हैं, कई लोग धर्माचार्य ऐसे करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो देश और समाज की बात करते हैं, उनके लाखों लाख फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबको करना चाहिए। हमारे जो शंकराचार्य हैं, कई बार मुझे हैरानी होती है कि बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं हमारे शंकराचार्य की ओर से, कोई बयान नहीं आता, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है शंकराचार्यों की भूमिका है, आखिर आप हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर बैठे हैं, दंड लेकर बैठे हैं, तो आपको इस धर्म को हानि ना पहुंचे, उसके लिए शंकराचार्यों को अपनी भूमिका निभाना चाहिए, धर्माचार्यों को भूमिका निभानी चाहिए। मंदिर अपना काम करें और इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको जहां मौका मिले वहां वो लोगों को बताएं, लेकिन इसकी सबकी शुरुआत हमें पहले अपने घर से करनी पड़ेगी। सर एक विषय और, अब हम लास्ट में जा रहे हैं कार्यक्रम के। सर, इस देश में आरएसएस को लेकर के बहुत बदनाम किया जाता है चीज़ों को, कि ये तो आरएसएस का एजेंडा है, अरे ये तो आरएसएस की बात कर रहे हैं, ये तो आरएसएस ने करवाया था, वहाँ अब आरएसएस आ जाएगी। आरएसएस आज बड़ा नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। बीच में एक हिंदू आतंकवाद नाम का वर्ड भी कॉइन किया था, आरएसएस आतंकवाद का वर्ड भी कॉइन किया था। आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया, या ऐसा कोई इंसिडेंट आपको नज़र आता हो, याद आता हो, कि जिसकी वजह से आरएसएस को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना वाजिब हो? आज राहुल गांधी बीजेपी को कम आरएसएस को ज़्यादा कोसते हैं। जी। क्यों? इसका विश्लेषण कीजिए। आरएसएस क्यों बना? आरएसएस इसलिए बना, आरएसएस बनने के पीछे एक थॉट ये थी कि भाई जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब ये सोचा ही कि भाई देर सवेर आज़ादी तो हमको मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने, जो आरएसएस के संस्थापक थे, उनके मन में ये विचार आया कि भाई आज़ादी तो हमको मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से हम गुलाम हो, गुलाम क्यों हुए? तब उन्होंने ये सोचा कि गुलाम इसलिए हुए क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं था, देश के लोग एकजुट नहीं थे, छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में बटे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे। तो उन्होंने हिंदुओं को और देश को संगठित करने के लिए आरएसएस की स्थापना की, और आरएसएस यही काम कर रहा है, लोगों को संगठित करने का। अब राहुल गांधी के विनिंग फार्मूला में सबसे बड़ा रोड़ा है हिंदुओं का संगठन। इसलिए राहुल गांधी जब जाति की बात करते हैं तो उनको तोड़ना है हिंदुओं के संगठन को, जो आरएसएस जोड़ रहा है उसको उनको तोड़ना है। इसलिए राहुल गांधी के निशाने पर आरएसएस होते हैं। तो आरएसएस इसलिए निशाने पर है। लेकिन आरएसएस को लेकर देखिए, एक तो आरएसएस में भी ये है कि आरएसएस बहुत समय तक मीडिया से दूर रहा, वो अपने बारे में बताता नहीं था, कोई गलत खबर भी आ जाए उसका खंडन नहीं करता। उसके कारण आरएसएस को लेकर बड़ी भ्रांतियां फैली, नेताओं ने अपने राजनीतिक फ़ायदे से भ्रांतियां फैलाई, उसका कारण नुकसान हुआ। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आरएसएस के बारे में, अभी दोबारा मैं आपको एक जानकारी बताऊं, जब बंटवारा हुआ तो लाहौर के अंदर
जो है 20,000 हिंदू लड़के लड़कियां महिलाएं जो हैं वहाँ फंसी हुई थी और उनको सुरक्षित निकालना था। उस वक्त जो जिहादी थे उनको मार रहे थे, उनकी इज्जत लूट रहे थे, सब चीज़ें चल रही थी। तब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह ने आरएसएस को चिट्ठी लिखी कि भाई इन 20,000 महिलाओं को, लड़कियों को लाहौर से निकालने में हमारी मदद कीजिए। तो आप सोचिए कि नेहरू जी का जो रक्षा मंत्री है, भारत का पहला रक्षा मंत्री, वो आरएसएस से मदद मांग रहा है कि भाई इनको निकालने में मदद कीजिए। और उसके बाद आरएसएस का नेटवर्क था, आरएसएस के लोग थे, वो अपनी जान पर जोखिम में डाल के उन लोगों को निकाल कर लाए लाहौर से। ये 1947 था। उसके बाद जब 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 भारत में युद्ध हुआ है तो आरएसएस से मदद मांगी गई है। आरएसएस ने कहीं जो है सेनाओं को खाना पहुंचाने में, कहीं ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस की मदद की। आरएसएस ये सारे काम करता है। उसके बावजूद आरएसएस को बदनाम इसलिए किया जाता है क्योंकि आरएसएस उनके निशाने पे इसलिए क्योंकि वो अगेन एक राष्ट्रवादी संगठन है। और जो भारत अगर एक राष्ट्र के रूप में मजबूत बने, ये आरएसएस इस पे काम करता है। और जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं उनको पहली चोट आरएसएस पे करनी होती है, क्योंकि आरएसएस एक कवच बन के खड़ा हुआ है राष्ट्र के सामने। तो इसलिए उनका निशाना आरएसएस बनते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। और इसीलिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी भी इसीलिए गढ़ी गई कि हिंदुओं का आतंकवादी। जो लोग ये कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अचानक से वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ देते हैं कि हिंदू आतंकवादी। तो ये सब क्यों? हिंदुओं को तोड़ना है। क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखिए, हिंदू हमेशा निशाने पर इसलिए होता है क्योंकि इस देश में ये समझिए कि जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएगा उस दिन भारत खत्म हो जाएगा। जहाँ जहाँ हिंदू कमज़ोर हुआ, जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी कम हुई है, जहाँ जहाँ हिंदू खत्म हुआ है, वहाँ वहाँ एक पाकिस्तान, भले ही वो हिंदुस्तान में हो, वहाँ वहाँ जो है देश विरोधी चीज़ें बढ़ी हैं। तो इसलिए हिंदुओं को कमज़ोर करो ताकि भारत को कमज़ोर किया जा सके। ये सिंपल सा फॉर्मूला। सर आखिरी सवाल सर, ये राहुल गांधी आजकल जो बोल रहे हैं, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें जितनी भी कर रहे हैं और एकदम एक्सट्रीम में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, क्या ये वो जानबूझ के बोलते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैले और मुसलमान का वोट एकजुट हो, या उनको स्क्रिप्ट आती है, उनको वही चीज़ दोहरानी होती है, और या फिर उनका इतना IQ है नहीं कि वो ये वर्गीकृत कर पाए कि कौन सी चीज़ बोलने लायक है कौन सी नहीं? आपको क्या लगता है? IQ तो मैं नहीं मानता कि IQ नहीं है। मतलब ऑल्दो उनके कई बयान ऐसे वायरल होते हैं जिसमें लोग को हंसने का मौका मिलता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी को नेता के रूप में डेवलप कर दिया गया है। और राहुल गांधी, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं राहुल गांधी से मुझे कोई पर्सनली वो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। एक पत्रकार को किसी नेता से पर्सनल क्यों होनी चाहिए, लेकिन मुझे राहुल गांधी की राजनीति से डर भी लगता है और वो एक खतरा भी लगता है। और मुझे राहुल गांधी की राजनीति से परेशानी भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बड़ा अच्छा काम किया। किसी भी नेता को चाहिए कि देश को समझना चाहिए, और भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके उनमें नेताओं के कई क्वालिटी आ गई हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब वो अमेरिका में जाके कहते हैं कि भारत में सिख जो हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी क्या खतरनाक राजनीति खेल रहे हैं। क्योंकि जो कश्मीर के नाम पर भारत को तोड़ने की राजनीति वो फेल हो चुकी है। 370 हटने के बाद मोदी जी ने उस राजनीति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन अब भारत को तोड़ने की जो राजनीति हो रही है वो खालिस्तान के नाम पर हो रही है। ठीक है, अब राहुल गांधी उसी चीज़ को जो भारत के विरोधी भारत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी दुखती रग को जो है राहुल गांधी वहाँ पर उसी जगह पे चोट करते हैं जो झूठ है। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के जो झूठ हैं उनके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है, राहुल गांधी के 100 झूठ या राहुल गांधी के 50 झूठ, क्योंकि आप काउंटिंग कर ले रहे हो। अभी आपने नाच गाने की बात की, नाच गाना हुआ था, झूठ। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई किसान मजदूर नहीं था, वहाँ मजदूर थे, इनके ऊपर फूल, झूठ। उन्होंने कहा कि भारत में सिख कड़ा नहीं पहन सकते, झूठ। उन्होंने कहा कि जो है भारत की मिस इंडिया की मैंने लिस्ट देखी, मिस इंडिया की लिस्ट में कोई जो है अल्पसंख्यक और कोई दलित आदिवासी लड़की नहीं है, झूठ। 25 से 30 या 40 ऐसी लड़कियां जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, OBC समाज से आती हैं, वो मिस इंडिया बनी, वो झूठ। ठीक है, उन्होंने कहा चीन में कोई बेरोजगारी की प्रॉब्लम नहीं है, वो झूठ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के समय जो है अडानी अंबानी सब लोग थे, अडानी वहाँ नहीं था, झूठ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, वो झूठ। तो इतने झूठ है, अगर उसकी आप संकलन करेंगे तो उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। लेकिन राजनीति में झूठ, चलो सब नेता थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, वो भी चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा झूठ
जो आपने सिखों को लेकर कहा, उसको एक आतंकवादी, भारत विरोधी आतंकवादी पन्नू जो है, उसको अगले ही दिन चिट्ठी जारी करके वो कहता है कि देखो हम जो कहते थे वो बात सही साबित होगी, क्योंकि अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं। और उसके बावजूद राहुल गांधी उसका खंडन नहीं करते। वो पन्नू को मुंह तोड़, मतलब देश के एक नेता को जवाब देना चाहिए तो पन्नू को मुंह तोड़ कि तेरी औकात क्या है, तू खालिस्तान बनाने तेरी औकात क्या है। पूरी कांग्रेस पन्नू के सामने सरेंडर करके बैठ जाती है। कभी आप कश्मीर पे लेके जो बोलते हो उस आपके बयान को पाकिस्तान यूएन में यूज करता है। कभी आप जो सिखों लोग को बोलते हो उसको पन्नू इस्तेमाल करता है। क्या आपको उसका खंडन नहीं करना चाहिए? लेकिन आप खामोश। मुझे इस राजनीति से डर है, मुझे इस राजनीति की चिंता है। मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक राजनीति है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं इन चीज़ों को लेकर राहुल गांधी का मैं मुखर विरोधी हूँ और रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इस देश को तोड़ने की या इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को कोई भी ताकत देने की कोशिश करे तो उसको कमज़ोर करना ये हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी सर, आपका बड़ा कीमती वक्त हमने लिया, बहुत बातें हैं करने के लिए, बहुत विषय हैं। जितना हो सकता था हमने याद करके सर से जानने की कोशिश करी। सर, अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं, जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं ज़्यादातर उनमें से, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करें घर बैठ के, या वो अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो सीमित दायरा है, केवल मोबाइल, कुछ किताबें या कुछ दोस्त, इस दायरे में रह कर के एक बैलेंस के साथ उनकी जीवन भी सुरक्षित रहे, इसके साथ उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अब एक अच्छे भारत की नींव रख सकें और इन नैरेटिव्स को पहचान सकें और काउंटर कर सकें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपके स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं तो मैं उनको पहली सलाह ही दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें जी, और उनको अपनी तैयारी करने के साथ साथ बैक ऑफ द माइंड ज़रूर रखें कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें देश का भी कुछ हिस्सा है। वो जहाँ कहीं भी पहुँचेंगे उनको देश के लिए भी कुछ करना है। हो सकता है कि यूपीएससी के परीक्षा में या यूपीएससी की तैयारी में उनसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जो नैरेटिव का हिस्सा हो, ठीक है, ऐसा होता है, तो आप उसको वही करिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब करे। आपको वहां अगर थोड़ा झूठ भी बोलना है, अगर सामने बैठा जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे जो उम्मीद कर रहा है आप उसी तरह के सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाएं, जब आप आईएएस अधिकारी बन जाएं, जब आप कोई अधिकारी बन जाएं, उस वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप इस देश के बेटे हो, इस देश की बेटी हो। इस देश के लिए कुछ आपको करना है, क्योंकि ये देश आप और हम ही सुरक्षित रख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, सिर्फ यूपीएससी नहीं, सभी दर्शकों को, देखिए, भारत को कमज़ोर करने की, भारत को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमको क्या कर सकते हैं, हम बहुत सीमित दायरे में कुछ हम रोज़ कर सकें, कुछ हम थोड़ा थोड़ा कर सकें, वो हमको करना चाहिए। ये देश हमारा है, अगर ये देश मिट जाएगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे, इस बात को याद रखिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू।